ठीक है, तो आज हम रेड स्पॉट एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स के। तो उसमें फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द रिएक्शन स्कीम आउटलाइंस द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 6/6। नायलॉन 6/6 असल में एक हमारे पास एक रेयॉन है, इसको फर्स्ट ईयर चैप्टर 12 सेकेंड ईयर चैप्टर 12 में पढ़ते हैं नायलॉन को। तो नायलॉन 6/6 असल में क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। एक ये सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन, जिसको नायलॉन के धागे वगैरह आपने देखे होंगे, प्लास्टिक टाइप के होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। नायलॉन दो वर्ड से निकला है, एक वर्ड है न्यूयॉर्क और एक वर्ड है लंदन। ठीक है, तो ये दो कंट्रीज़ की मुश्तरका पेशकश थी, न्यूयॉर्क और लंदन। तो NY जो है ना दैट इज़ न्यूयॉर्क, और LON जो है दैट इज़ लंदन की जो है ना स्टार्टिंग वर्ड्स है ये। तो न्यूयॉर्क लंदन, तो दिस इज़ कॉल्ड नायलॉन। अब नायलॉन जो आपके पास है यहाँ पर, तो नायलॉन 6/6 क्यों कहते हैं? नायलॉन बहुत टाइप के होते हैं। 6/6 का मतलब ये होता है 6,6 लिखा होता है नॉर्मली, मतलब इसमें दो मोनोमर्स से मिलकर इसका कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। ये दोनों मोनोमर्स का कंडेंसेशन पॉलीमर है, और दोनों मोनोमर्स में 6 एटम्स होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। दैट्स वाई इसको 6/6 कहते हैं। मतलब दो मोनोमर्स हैं जिससे मिलकर ये पॉलीमर बन रहा है, उन दोनों मोनोमर्स में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। दैट्स वाई दैट इज़ नायलॉन 6/6। तो ये कह रहे हैं कि रिएक्शन स्कीम है जिससे नायलॉन 6/6 का मोनोमर बनता है फ्रॉम कंपाउंड एक्स कंपाउंड से। कंपाउंड एक्स का KCN इथेनॉल से रिएक्शन करते हैं, ये कंपाउंड हमारे पास बनता है। ठीक है, और फिर रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन जब आपको पता है, अच्छा कोई भी कंपाउंड एक्स है, ये एक्स आपको बताना है। KCN इथेनॉल से रिएक्शन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइनाइड यहाँ पर आ गया, क्योंकि CN यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज़ हुआ, साइनाइड। ठीक है, तो CN आ गया। और आपको पता है, मैंने बताया था फेडरल बोर्ड में कि साइनाइड की रिडक्शन जब करते हैं तो वो अमाइन बनता है, क्योंकि रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम जब साइनाइड का यहाँ से नाइट्रोजन मतलब कार्बन हटाएंगे तो हाइड्रोजन लगा देंगे, तो साइनाइड की रिडक्शन करने से साइनाइड अमाइनो ग्रुप में चेंज हो जाता है। ये मैंने आपको अमाइंस के अंदर बताया था। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि क्या चीज़ ले जा रहे हैं, कंपाउंड एक्स, इनमें से क्या कौन सा लिया जा रहा होगा इसके अंदर के? यस, ए कह रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी टाइम दिया मैंने सोचने के लिए, देखते हैं कि क्या है। यस, ए ही यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो अब यहाँ पर आप इथेनॉल नहीं देखो यहाँ पर, क्योंकि मैंने फिर बता दिया फेडरल बोर्ड के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपका एक्वस मीडियम में एसेंड होगा और अल्कोहलिक में एलिमिनेशन होगा। इस पर पूरी डिटेल हो चुकी है, काफ़ी मुश्किल लेक्चर था वो, बट वो कंप्लीट हो चुका है। स्लाइड्स भी भेजी हुई उसकी मैंने आप सबको। तो वो इथेनॉल के अंदर KCN का रिएक्शन होता है, पोटेशियम साइनाइड वो उस कंपाउंड एक्स से रिएक्शन करता है, तो सब्स्टिट्यूशन ही होती है। तो असल में होगा क्या, यहाँ पर 4 देखो, 1 2 3 4 कार्बन है। इस 4 कार्बन के साथ असल में 2 ब्रोमीन लगा होगा। यहाँ से ये ब्रोमीन जब हटेगा निकलेगा तो उसकी जगह पर जो न्यूक्लियोफाइल है CN- हो जाकर अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और ये बन जाएगा। फिर इसकी जब रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन में क्या होगा, दोनों तरफ से हमारे पास कार्बन निकलेगा और कार्बन की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऐसे ही हुआ, यहाँ पर कार्बन नहीं निकलेगा, सॉरी 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो सेम है, C2H6। ये जो नाइट्रोजन है मतलब इसके साथ एक हाइड्रोजन जाकर ऐड हो जाएगा तो H2 बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लें NH2 CH2 और NH2। उसके बाद यहाँ पर जो X कंपाउंड है वो असल में अल्काइल हैलाइड है, जिसकी पहले हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की गई है, उसके बाद रिडक्शन कर दी गई है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो है वो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जाकर अटैच हो गया, एडिशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 5 बॉन्ड टूट रहा होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जिसने भी सोचा है ए ऑप्शन, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया सबको? ये जो पहले MCQs किया था वैसे नहीं है ये पहले MCQs में देखो परेशान हो गए, क्योंकि ये O लेवल्स वाले करते हैं, A लेवल्स वाले करते हैं, ये सेट वाले करते हैं। सेट स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं ना, तो जैसे अगर आपको जर्मनी में फ्री में पढ़ना है, किसी और कंट्री में फ्री में पढ़ना है स्कॉलरशिप में, ये टेस्ट पास कर लोगे तो फ्री में पढ़ लोगे। बट ये टेस्ट ही पास नहीं करते हैं लोग, सेट का टेस्ट। इतना मुश्किल केमिस्ट्री कहाँ किसी को आती है, वो तो बस सिंपल पूछ लेंगे भाई अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है, RX है। हमारे बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को भी इतना ही आता है, मसला ये। द अमाइन इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अमाइन इस रिएक्शन में बनता है। अमाइन पता है RNH2, तो ये रिएक्शन कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया से कर रहे हैं और इथाइल अमाइन बन रहा है और अमोनियम आयोडाइड बन रहा है। व्हाट इज द मैकेनिज्म? चारों में से कौन सा मैकेनिज्म है? A B C D, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा इस रिएक्शन में? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। वेरी इजी था वैसे ये। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होगा? चूँकि अल्काइल हैलाइड है और अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि आपको पता है ये NH2- जनरेट करता है और H+ छोड़ देता है, तो ये आकर इस पर अटैक करके ये बना लेता है।
सबको पता है अमोनिया एक निक्लोफाइल है, ठीक है, चूँकि लोन पेयर होता है उसके पास। दैट्स क्लियर है यहाँ तक तो मसला, बाकी तो नहीं होंगे। चैप्टर अल्काइल हैलाइड का टॉपिक है तो जाहिर सी बात है वही आएगा और क्या आएगा। क्लोरीन वाज पास्ड इनटू मिथाइल बेंजीन अंडर रिफ्लक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। मतलब क्लोरीन को पास किया जाता है मिथाइल बेंजीन से, और ये कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ये कंपाउंड बन जाता है। वाज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। हाउ इज द मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन प्रोड्यूसेस बेस्ट डिस्क्राइब। मतलब कह रहे मिथाइल बेंजीन है, ये रहा मिथाइल बेंजीन, इस मिथाइल बेंजीन की कन्वर्जन किसमें होगी, इस कंपाउंड में होगी। मतलब मिथाइल बेंजीन चेंज हो गया CH2Cl में और Cl लगे। कौन से दो मैकेनिज्म फॉलो होंगे इसके अंदर, थोड़ा दिमाग क्या। ए सबसे पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है, क्लोरीन आ गया है, और दूसरा CH3 को CH2Cl बनाया, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो अल्केन्स के अंदर होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। गुड भाई, आप तो बता दे रहे, मुझे लगा 5 मिनट लगेंगे आपको। ठीक है, ये ऐसे MCQs मुश्किल ही है देखा जाए तो ये, बट आसान है, अभी तक आसान है। वैसे देखिए हमारे कंपाउंड देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है, लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो इसलिए बता सकते हैं। विच रिएजेंट ब्रिंग्स अबाउट अ निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ 4-क्लोरोमिथाइल फिनॉल। कह रहे हैं कि ये कंपाउंड है, कोई भी नाम इसका है, इस कंपाउंड को बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, किसमें, एक मिनट, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ 4-क्लोरोमिथाइल फिनॉल। मतलब उसके निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, जैसे इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, चारों में सही है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होगा, सोचें, सोच के बताएं। इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, एसिड रिएक्शन करना है, तो चारों में से कौन सा रिएजेंट डालेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। NH3 डालेंगे, यस, वेल डन। चूँकि NH3 जो बी ऑप्शन है यहाँ पर, ये करेक्ट आंसर है, जो कि अमोनिया के पास लोन पेयर है, ये एक निक्लोफाइल है। ब्रोमीन कभी नहीं करता एक्वस स्टेट में, ठीक है। इसके साथ KBr चाहिए होगा हमें, पोटेशियम ब्रोमाइड। नाइट्रिक एसिड को पढ़ा ही नहीं कभी भी, एक्वस स्टेट में ये कुछ है। NO2 प्लस चार्ज आएगा तो निक्लोफाइल तो हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रोनिया माइनस। समझ गए, बी क्यों है, अमोनिया, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा फिर भी, बट इंडियन कोड से ज़्यादा मुश्किल होता है रेड स्पॉट, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। विच कंपाउंड कुड अंडरगो एन एलिमिनेशन रिएक्शन व्हेन ट्रीटेड विथ हॉट इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक यूज़ करेंगे। इथेनॉलिक मतलब वही हो गया, ये दो A और B दो कंपाउंड दिए हुए, और CD सॉरी 4 कंपाउंड दिए हुए। आप ये बताएं किस में एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है, इन चारों में से किस में एलिमिनेशन हो जाएगी। देखो, एक में होगी, 3 में नहीं होगी, D में हो जाएगी, देख लेते हैं, या D में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है, निकल जाएगा, और ये वाला ब्रोमीन और साथ में कोई अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ब्रोमीन तो है, बीटा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, बीटा कार्बन ही नहीं है, तो नहीं होगा। इसमें देखो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, बीटा हाइड्रोजन क्या है, सारे तो ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो हो ही नहीं सकता एलिमिनेशन, हाइड्रोजन जरूरी है, तभी तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। ये तो अल्कीन में कभी भी एलिमिनेशन बल्कि बनता है, एलिमिनेशन से अल्कीन के अंदर एलिमिनेशन बन कर भी देंगे रहो, तो उसमें Br से अगर कर भी दें तो उसमें भी बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, कर भी दें अगर कि अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें, तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन का CH3 लगा, बीटा एलिमिनेशन नहीं हो सकती। बात समझ आ गई कि D करेक्ट है। जो बच्चे डायरेक्ट कैस कर रहे थे वो बड़ी इंटेलिजेंट बात है, बट थोड़ा समझ के भी करेंगे, नहीं पता है तो पूछे 100%, क्योंकि दैट्स बात है। कुछ स्टूडेंट्स खासतौर पर अब्दुल्ला जैसे बैठे हुए, तो ये बड़ा मसला क्रिएट होता है जिसकी वजह से ना, तो आप बाकी बच्चे 100% पूछें, कि कभी कभार मैं परेशान हो जाता हूँ किसी टॉपिक्स के अंदर, बट वो आंसर दे देते हैं इस चीज़ का। ये चीज़ है तो समझ जाए ना कि कितना, तो आपको इस लिहाज से क्या करना है कि पूछना है, आपको ये नहीं देखना है कि भाई इस फला को आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं आ रहा, कि वो एक्सेप्शनल चीज़ें हर जगह नहीं होती। विच डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ क्लोरोअल्केन। कह रहे हैं कि अमोनिया का क्लोरोअल्केन से रिएक्शन किया गया, क्लोरोअल्केन मतलब RCl से किया गया,
और अमोनिया का। तो बताएं किस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट होगी, कौन सा डायग्राम से ही मूवमेंट शो कर इलेक्ट्रॉन पेयर की। सिंपल है, 4 ऑप्शन है, दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी। थोड़े सोच के बताएं कौन सा सही है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। जैसे मैं बनाता हूं ना अक्सर, किस पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ठीक तरह से हो रही है। बहुत बेसिक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या कह रहे हो, सी कह रहे हो, चेक कर लेते हैं। नहीं, सी हो ही नहीं सकता क्योंकि लोन पेयर लेगा नहीं कभी ये लोन पेयर। नहीं, लोन पेयर डोनर क्वालिटी है, तो नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है क्या किसी से? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मिक्स कर रहे हो लोन पेयर इफेक्ट से। कौन सा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन भी गलत है, ये वाला बॉन्ड थोड़ी ना टूट के इलेक्ट्रॉन निकलता है भाई, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर देता है भाई। ये रहा, बी ऑप्शन करेक्ट है, ये न्यूक्लियोफाइल है इसका नाइट्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर इसका प्लस चार्ज आ जाएगा इसके साथ। यही होता है ना, ये सिंपल। कार्बोनियम जनरेट यहाँ पर हुआ ना, टर्शियरी कार्बोनियम, तो यहाँ पर ही करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास कार्बोनियम तभी बनेगा जब यहाँ से ये हमारे लोन पेयर इधर पर आएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ठीक है, सी प्लस यहाँ पर जनरेट हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ फेंक देगा। तो याद रखो, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस लविंग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। यहाँ पर इन चारों में से इलेक्ट्रॉन सिर्फ बी में ही जा रहा है, बाकी कहीं पर इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा, हमेशा हर तरफ ले रहा है कहीं ना कहीं। नाइट्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, कभी लेगा नहीं नाइट्रोजन, ठीक है, बस समझ में आ गई। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा मसला है इसके अंदर, पहला सवाल था बट समझ में आ गया कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कैरेक्टरिस्टिक रखेगा, सही है, तो वो इलेक्ट्रॉन रीच होता है, दैट्स व्हाई। ट्राइक्लोरोइथेन इज वाइडली यूज्ड एज ड्राई क्लीनिंग एजेंट। ट्राइक्लोरोइथेन को ड्राई क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है ट्राइक्लोरोइथेन, सॉरी ट्राइक्लोरोइथीन, सॉरी ट्राइक्लोरोइथीन है, 3 कार्बन है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डज ट्राइक्लोरोइथीन रिएक्ट टू गिव अ कायरल प्रोडक्ट। ये मुश्किल हो गया, समझा देता हूँ उसको। कायरल कार्बन पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर, वो कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप के साथ अटैच हो जाए, दैट कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन इन फेडरल बोर्ड एंड पंजाब बोर्ड। कायरल कार्बन, कायरलिटी आ जाती है मॉलिक्यूल, फिर वो ऑप्टिकली सेंसिटिव हो जाता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होता है। बड़ी डिटेल में बात की इन चीज़ों पर मैंने, ठीक है, ऑर्गेनिक में। तो कह रहे हैं कि ये कंपाउंड है, इनमें से इन चारों का रिएक्शन करा दें, अगर किस कंपाउंड में ऐसा होगा कि कायरल कार्बन हमारा बन जाएगा। डी में, डी कह रहे हैं आप, कर देते हैं डी। NaOH, NaOH से रिएक्शन करेगा या एक्वस सब्स्टिट्यूशन करेगा, कर देते हैं। हाइड्रोजन, देखो सिंपल सी बात है, ये तो होगा ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे अगर ना, अगर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। क्या कायरल कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड आ सकता है? क्या कायरल कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि सिंगल बॉन्डेड होते हैं सारे? तो गलत हो गया, DS भी गलत हो गया। चलो बाकी बच्चे 3 बज गए, सही कौन बताएगा? ये बिना स्ट्रक्चर बनाए आपको आएगा ही नहीं, इतने अभी तोप चीज़ नहीं हो यार, टाइम लगेगा। Br2 करके देख लेते हैं, तो देखो कैसे, देखो बिना देखे नहीं पता लगेगा, अब कर लेते हैं। Br अटैच हो जाएगा अलग अलग कार्बन के, सॉरी क्या बनेगा, विसिनल बनेगा जिमिनल बनेगा। बाउंड तोड़ेंगे, 2 ब्रोमीन लगाएंगे तो विसिनल के जिमिनल अलग अलग लगेगा दोनों में, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, कार्बन Cl ब्रोमीन क्लोरीन। ये कार्बन तो कायरल है ही नहीं, हटा दो उसको, इसमें क्लोरीन 2 आ गया। इस कार्बन को चेक करते हैं, 2 हाइड्रोजन आ गया, एक सेकंड, नहीं सॉरी यस, एक क्लोरीन आएगा, सॉरी ना, ओके, और एक क्लोरीन आएगा और एक ब्रोमीन आएगा, सॉरी यस ना, ओके, अब ठीक है ना। अब देखते हैं Cl H Br C, कायरल कार्बन है ये, यस ब्रोमीन करेक्ट। तो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जो सिंगल बॉन्डेड हो,
4 बॉन्ड्स बनाए हो सिंगल उसने, और सब में अलग अलग ग्रुप अटैच हो। इन चारों में देखो अलग अलग ग्रुप है। ये कायरल नहीं है जो कि 2 कोलिन सेम आ गए, इसलिए ऑप्टिकली सेंसिटिव हो गया। इसके डी और एल आइसोमर बन जाएगा। कैसे बनेगा ये अभी बात अभी की नहीं। डेक्सो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, ये सब पड़ा हुआ है पीछे। क्लियर है? जबकि ये फिलहाल हाइलाइट के अंदर से कनेक्ट कर दिया टॉपिक को, कहाँ से आप उठा के ये वहाँ कनेक्ट कर दिया गया, लाइक इसको कनेक्ट कर दिया गया वहाँ, जस्ट इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो कर देते आगे पीछे इसमें, लेकिन हमारा पढ़ा हुआ है तो मसला नहीं है। क्योंकि मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ही डालता हूँ, याद रखिएगा। रेड स्पॉट के अंदर तकरीबन 50 सवाल होते हैं, मैं 25 निकालता हूँ। वो 25 जो मुझे लगता है आ सकते हैं, मुझे लगता है आप कर सकते हैं। तभी तो मैं नंबर शो नहीं करते यहाँ पर कहीं पर। MCQs नंबर में अपना शो कर रहा हूँ, किताब का नहीं है। अगर आप मुझे रेड स्पॉट का PDF मांगेंगे ना, उसमें और भी क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको। ना उसका वक्त है उतना, ना ज़रूरत है उसकी। जो कुछ सवाल बहुत मुश्किल होते हैं वो वहाँ नहीं जाते। क्लियर है? समझ में आ गया सब कुछ? द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एन SN2 रिएक्शन। SN2 में ट्रांजिशन आती है, इन विच N इज एन एनायनिक न्यूक्लियोफाइल एंड L इज अ लिविंग ग्रुप, बट विदाउट एनी इंडिकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, विच इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। अब आपको पता है कि जब भी न्यूक्लियोफाइल जब भी ट्रांजिशन स्टेट आती है, इस तरह की होती है स्टेट। ये न्यूक्लियोफाइल होता है, लिविंग ग्रुप होता है, और यहाँ पर कोई भी आकर इस तरह से लगा हुआ होता है ना भाई। चार्ज क्या होगा इस न्यूक्लियोफाइल और एल पर, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप पर? क्या चार्ज? बहुत बेसिक, क्या आएगा भाई? ABCD 4 है ये। ए सब गलत बता रहे हो, सारे बच्चे गलती पर हैं। दिस इज B। चेक कर लेना घर जाके। कार्बोनियम आयन बनते हैं, टर्शियरी कार्बोनियम, ये भी नेगेटिवली चार्ज होता है, ये भी नेगेटिवली चार्ज होता है, बट उसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तभी ये लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है। ये इलेक्ट्रोफाइल कोई नहीं होता लिविंग ग्रुप भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही होता है। यार जब Br को Cl रिप्लेस कर रहा है तो नेगेटिव को नेगेटिव रिप्लेस कर रहा है ना। Br को Cl रिप्लेस कर रहा है तो Br क्या है? Br है ना, तो Br लिविंग ग्रुप है, नेगेटिव है, और Cl रिप्लेस कर Cl भी नेगेटिव है। सिर्फ ये कार्बोनियम आयन पॉजिटिव होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। यार बहुत बेसिक सवाल था ये, तुम लोग पता है क्यों माइनस प्लस निकाल दिए, पूरा बेस हिला दिए तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। B होगा प्लस पार्शली माइनस पार्शली, बस समझ में आ गई? ये तो आसान सवाल था, मुझे लगा सब जवाब दे देंगे इसलिए। आप लोग जल्दबाज बहुत हो ना, जल्दबाजी करने की नीड ही नहीं है, वरना सबको पता ना ऐसे होता है। पढ़ाई भी चीज़ें, कॉपी में लिखी हुई चीज़ें। ठीक है, MCQs नेक्स्ट है 9th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज द इनऑर्गेनिक रिएजेंट एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल? मतलब किसके अंदर न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है? बहुत ईजी है, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन किसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें हो रही है? डी में हो रही है? डी में नहीं हो रही है? हाँ, एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। हाँ ये तो न्यूक्लियो है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है, मैं बता रहा हूँ क्यों। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, उसके लिए क्या होता है? यहाँ सनलाइट होती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बनता भी ये नहीं है। फ्री रेडिकल जो करते हैं सब्स्टिट्यूशन, जैसे मान लो CH2Cl की कर दी गई, तो वो डायरेक्ट Cl2 से ही तो होता है वो रिएक्शन। फिर CH2Cl से Cl2 दोबारा रिएक्शन करता है ना, फिर हमारे पास क्या बनता है? चेन रिएक्शन चलता है। ये CHCl2 बनता है, फिर HCl निकलता है, ऐसे ही होता है ना। ये फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म है। लेकिन जब आप Ki यूज़ कर ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Cl को रिमूव करके आयोडीन आ जा रहा है। अच्छा, ऐसा हो सकता है वैसे पॉसिबिलिटी? 1 मिनट। तो ये तो लेकिन न्यूक्लियोफाइल के लिहाज से देखा जाए तो मसला है इसमें, मतलब इसमें एक्वस मीडियम यूज़ करो। चूँकि Cl और आयोडीन में से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? आयोडीन स्ट्रॉन्गर है पक्का? क्या ये नहीं? F2 इज स्ट्रॉन्गर देन Cl2, Cl2 इज स्ट्रॉन्गर देन Br2, Br2 इज स्ट्रॉन्गर देन I2। इनऑर्गेनिक रिएजेंट एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। बट देखो समझ में तो आ गया कि यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि यहाँ पर Cl एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, उसको आयोडीन कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। I को Cl सब्स्टिट्यूट कर सकता है, जो हमने पढ़ा है पूरे साल, यही पढ़ा है। तो ये कैसे हो रहा है बताओ तुम्हें, अगर कोई कॉन्सेप्ट पता लग रहा है इसका तो।
तो वेट करें, अब इसको उसकी असलियत जान के आगे बढ़ेंगे। वैसे आंसर सही आ रहा है, डी ही है, बट डी कैसे है ये देखना, कि बाकी सब में तो हो नहीं रहा। तो अल्काइल हैलाइड है ही नहीं किसी में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगी? न्यूक्लियोफाइल जनरेट ही नहीं हो रहा फ्री रेडिकल से। ये इलेक्ट्रोफाइल है, या आपका फ्री रेडिकल है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि आपको पता है बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाता है, अल्केन हमेशा फ्री रेडिकल को अटैक करवाता है, और अल्कीन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाता है। ये कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, CH2Cl लगा हुआ। हाँ, कंपाउंड फॉर्म में रिएक्टिविटी डिफरेंट है। तो हमने तो KCl KBr ऐसे ही लिखा था हमने, दिखा आपको? रिएक्टिविटी रिवर्स हो जाती है कंपाउंड फॉर्म में, लेकिन ऐसा तो ये तो कंपाउंड फॉर्म में ही लग रहा होता है न्यूक्लियोफाइल के अंदर। सिर्फ Br2 थोड़ी लगाते हैं, KBr ही लगाते हैं, KCl KI ही लगाते हैं ना, NaCl लगाते हैं, NaBr लगाते हैं, सिर्फ Br2 थोड़ी लगाते हैं। तो वहाँ पे भी ये रूल लगना है, सही मसला तो ये नहीं दिखा तुम्हें? चलो अब छोड़ते हैं इसको, फिर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हैं। किसी को पता ही नहीं क्लासरूम में, मुझे भी इतना खास नहीं आइडिया, या क्या पता गलती हो, दो भी पॉसिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। दिख गया क्या लिखा है बताएं? पढ़े पढ़े क्या है? किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा दिख रही है उसमें? हर तरह के सॉल्वेंट में या किसी खास? किस सॉल्वेंट में? प्रोटिक सॉल्वेंट में, एक्वस मीडियम में? एक्वस मीडियम में। तो यहाँ तो मीडियम में, यहाँ पर तो सॉल्वेंट लिखा हुआ ही नहीं है कि एथेनॉल है कि वाटर है, ये भी तो मसला है। तो वाटर होना चाहिए था, तो फिर देख लेते। चलो तो ये भी कह रहा हूँ ना, ये कन्फ्यूजन है इसके अंदर, इस सवाल में मसला है। ब्रोमोमीथेन CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं, इज यूज्ड एज फ्यूमिगेंट टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट पेस्ट इन ग्रेन। मतलब फ्यूमिगेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए अनाज से, और उसको महफूज करने के लिए। मिथाइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल बता रहे हैं, कीड़े मकोड़े मारने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में कहानी सुनाते हैं रेड स्पॉट के अंदर, मज़ा आता है सवाल पे। इट कैन बी मेड बाय रिएक्टिंग मिथानॉल विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये आ गया काम की चीज़ कि कैसे बनता है मिथाइल ब्रोमाइड? मिथानॉल के HBr से रिएक्शन करके बन जाएगा। सिंपल है, अल्कोहल के रिएक्शन जब हेलोजन एसिड से करते हैं तो अल्काइल हैलाइड बनता है, बन गया है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर? 4 इस कार्बन पे जाके क्या अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, दिस इज 3। तो ये चैप्टर 8 पढ़ ले तो ज़्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा, बिकॉज वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड की। सही है ना? लेकिन ये तुक्का नहीं लगाना है इसमें, समझ के करना। कंडेंसेशन, हाँ कंडेंसेशन जो है ना वो इसके अंदर है ही नहीं, मतलब वो इस चैप्टर में नहीं है। कंडेंसेशन असल में एक टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है। जैसे है ना मिथानॉल फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल मिलता है तो क्या बनता है आपके पास है? बेकेलाइट बनता है। तो वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। वाटर की रिमूवल होती है उसके अंदर और पॉलीमर बनता है। वाटर की रिमूवल सिर्फ हो जाए तो एलिमिनेशन भी है, लेकिन वाटर की रिमूवल होकर अगर पॉलीमर बन जाए तो वो कंडेंसेशन है। ये बेसिक ठीक। द कंपाउंड V reacts with aqueous sodium hydroxide. Which type of reaction occurs? Aqueous NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? बोले यस, ये Cl जो है वो OH से चेंज हो जाएगा, ClOH से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा ना भाई, क्योंकि उसके लिए हमारे पास हमें चाहिए होगा क्लोरीन गैस चाहिए होगा, सॉरी उसके लिए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड तो करेगा ही नहीं वो किसी भी सूरत में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरो कंपाउंड्स इज लीस्ट इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय हाइड्रोआयोडाइन टू गिव द प्रोडक्ट इंडिकेटेड। कौन से क्लोरो कंपाउंड हैं जो बहुत कम हाइड्रोलाइज होंगे हाइड्रोक्साइड आयन से कंपाउंड बनाने के लिए? इनमें से कौन सा मतलब हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा? ठीक है,
देखिए इसमें से कौन सा कंपाउंड लीस्ट इजली हाइड्रोलाइज होगा, मतलब वाटर से रिएक्शन करेगा प्रोडक्ट देने के लिए, मतलब तो देखो CH3CH5Cl ये कर लेगा रिएक्शन। अगर आप वाटर यूज़ कर लोगे NaOH कर लेगा रिएक्शन इजीली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये भी कर लेगा, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ही करेगा। दो कार्बन है, फिर Cl है, फिर कार्बन कर लेगा, ये भी Cl हट जाएगा, OH आ जाएगा, बेसिक सवाल। अच्छा CH3C डबल बॉन्ड ऑफ Cl ये वाला एसिड हलाइड है, एसिटाइल क्लोराइड ये है। अब ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा इधर पे, यहाँ से लिविंग ग्रुप हट के OH आ जाएगा इसके साथ, है ना, वो एसिटिक एसिड बन जाएगा, ये भी कर सकता है। तो CH3C डबल बॉन्ड ऑफ Cl दैट इज एसिटाइल क्लोराइड ये भी रिएक्शन कर लेगा, CH3C डबल OH बना लेगा, ये Cl हटेगा, OH आ जाएगा। ये C6H5Cl ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये वाटर से रिएक्शन सबसे मुश्किल से करेगा, मतलब ये इतने आराम से वाटर से रिएक्शन, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि Cl ले लिया और NaOH ले लिया और वाटर ले लिया, ये रिएक्शन नहीं करेगा इतने आराम से, क्योंकि वाटर नहीं चाहिए होता, उसमें हमारे पास हाईली कंसनट्रेटेड NaOH चाहिए होता है, 10% NaOH के डाउन प्रोसेस जो कहलाता है। Cl हट के OH आता है, लेकिन बहुत मुश्किल से आता है, इसके कंडीशन मेंटेन करना होता है, तभी इस पूरे प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस। पता है डाउस प्रोसेस, फिनॉल का रिएक्शन होता है, उसके अंदर NaOH से 10% और उससे फिर क्या होता है, फिनॉल बनता है, सॉरी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन होता है 10% NaOH से और उससे क्या बनता है, फिनॉल बनता है। तो ये सबसे मुश्किल से ये वाले हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, बाकी सारी इजीली हो सकती है। एक्वस मीडियम है, इसके लिए हमें एक्वस मीडियम नहीं कंसनट्रेटेड चाहिए होगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गया सबको क्या कॉन्सेप्ट लगा इसमें? ये अल्काइल हैलाइड्स इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, एसिड हैलाइड भी इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स इतने इजीली हाइड्रोलाइसिस नहीं देते। वजह क्या है, रीज़न भी पूछेंगे आप मुझसे, नहीं भी पूछेंगे तो बता दूंगा। हाँ ये नहीं बनेगा, तो ये तो डाउस प्रोसेस फॉलो ही नहीं हुआ ना। ये आपको पता है अल्कोक्साइड बनता है, सोडियम मिथऑक्साइड बनता है, फिर सेकंड स्टेप पे जाकर फिनॉल बनता है। याद है सबको 2 स्टेप प्रोसेस डाउन प्रोसेस का, चैप्टर 9। तो क्यों नहीं बन रहा है ये, डायरेक्ट क्यों नहीं रिएक्शन कर रहा? ये Cl जैसे सब Cl का बॉन्ड टूट जा रहा है, इस Cl का बॉन्ड इतने आराम से क्यों नहीं टूटता? तो सब में डीलोकलाइजेशन की वजह से, समझो जरा इसको यार। ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ Cl लगा है। अब आपको पता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स के अलावा ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी रेजोनेंस का पार्ट होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ये Cl और बेंजीन का जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से इसको निकालना इतना आसान नहीं है। तभी हमें स्पेशल डाउ प्रोसेस करना पड़ता है Cl को उठाकर OH लगाने के लिए, जो बाकी जगह पर इतना सिंपली से निकल जाता है। क्योंकि Cl का बॉन्ड बेंजीन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बना होता है। वजह क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आती है। GOC का लेक्चर मैंने आपको बताया था, रेजोनेंस उसमें कॉन्सेप्ट दिया था, वो अगर आपको याद है तो आपको समझ में आ जाएगी क्या बात बता रहा हूँ। नहीं याद है तो पहले वो पढ़ना, फिर ये बात सुनना, मेरी रिकॉर्ड हो रहा है देखने लगा, ठीक है? क्योंकि जाहिर सी बात है वो लेक्चर तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, रेजोनेंस वाला वो खुद करूँगा। रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड बताया तो याद होगा आपको। हाँ, लीस्ट इजिली हाइड्रोलाइज, जो बहुत ये तो ईजिली हाइड्रोलाइज होता है, मतलब जो आराम से हाइड्रोलाइज हो सकता है। लीस्ट इजिली मतलब जो बहुत कम आराम से हाइड्रोलाइज हो सकता है। अगर मोस्ट इजिली हाइड्रोलाइज लिखा होता ना तो वो एक अलग वर्ड होता। लीस्ट इजिली हाइड्रोलाइज का मतलब जो हाइड्रोलाइज आराम से बहुत कम हो सकता है, मतलब ना हो सकता है। समझ में आ गई बात? अगर कोई बोलता है कि यू आर लीस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ दिस क्लासरूम, अब बोलो सर आपने इंटेलिजेंट बोल दिया मुझे, ये तो इतनी इंग्लिश पता होनी चाहिए भाई, तो बेइज्जती भी हो सकती है। लीस्ट इंटेलिजेंट मतलब सबसे कम ज़हीन। अब इंटेलिजेंट के जैसे यहाँ पर ईजिली हाइड्रोलाइज नहीं देखो, उससे पहले लीस्ट का वर्ड देखो, तो नहीं हो सकता। समझ आएगी ये वर्ड? तो वर्ड्स में परेशान नहीं होना भाई। ग्रामर में कोई बच्चा सवाल में परेशान हो, केमिस्ट्री में अगर तुम इंग्लिश में फंस गए ना, फिर तो कोई हल ही नहीं है कि आप ज़िंदगी में टेस्ट पास कर पाओ। इंग्लिश में कभी नहीं फंसना है इसमें, क्योंकि हम तो फंसते हैं कॉन्सेप्ट में, इंग्लिश में तो कभी नहीं फंसेंगे। What is the product of nucleophilic substitution reaction between 2-iodobutane and sodium ethoxide? तो सिंपल है यार, यह है 2-iodobutane, यहाँ पे भी लगा सकते थे आयोडीन, क्लियर है? हाइड्रोजन छोड़ दिया मैंने,
सोडियम इथॉक्साइड। रोना है या रोना? रोना है तो क्या है? C2H5। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? है ना भाई? ये कटा यहाँ से तो माइनस प्लस प्लस माइनस, कौन सा बना कंपाउंड? स्ट्रक्चर की सूरत में नहीं लिखा हुआ है, C और यहाँ पर O(C2H5) लिखा होगा। अब इस तरह से देख लो कोई स्ट्रक्चर, क्या पता सेकंड कार्बन पे अटैच हो जाए, बात तो वही है भाई। क्या पता यहाँ के बजाय यहाँ लगाओ, तो बात तो वही है, 2 पे ही लगेगा ना, राइट से लेफ्ट से दोनों जगह से 2 पे लगेगा। क्या होगा आंसर? यार तुम लोगों को स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आ रहा। 1 2 तीसरे पे लगा हुआ है, एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5, ये तो ऐसे गलत हो गया। 1 2 3, ये तो आ ही रहे नहीं इसमें। डी में ग्रुप ब्रांचिंग हो रही है, 6 कार्बन है, 2 3 4 5 6, जबकि इसमें हमारे पास टोटल कार्बन मतलब C2H5 तो आ ही नहीं रहा ना, CH3 वो आ रहा, तो ये भी नहीं, तो C कैसे? CH3 CH2 मतलब यहाँ पर अटैच कर रहे हैं, बात तो वही है, यहीं पे अटैच कर दो, 2 पे अटैच हो रहा है। CH3 CH2 फिर CH, आई थिंक इन्होंने इस तरह से लिख दिया है ना इसको, OCH2 CH3, वो 1 तो C2H5 हो ही रहा है, खोल दिया स्ट्रक्चर उन्होंने इसका, तो बात तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट है। मतलब यहाँ पर सिंपल है, 1 2 3 4 5 टोटल हमारे पास कार्बन चेन के अंदर, चेन को मिला लो, 4 और 2 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ कार्बन की तादाद बराबर है, बट यहाँ पर जो बनाया हुआ ना OC2H5 की वजह से उसको खोल दिया चेन, बात तो वही है। बाकी सब तो इसलिए गलत है कि कार्बन के नंबर ही गलत है उसके अंदर। पसंद में आ गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था नॉर्मल सब, ठीक है। द एनेस्थेटिक हेलोइथेन एक अल्काइल हैलाइड है जो एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है, CF3CHBrCl, फॉर्मूला उसका है। इस मेड इंडस्ट्रियली एज शोन बिलो, ऐसा बनाया जाता है, पहले इसका HF से रिएक्शन करते हैं ये बनता है, फिर Br2 से करते हैं ये बनता है, स्टेज 1 स्टेज 2। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज अकर्ड इन स्टेज 2? स्टेज 2 में कौन सा रिएक्शन हो रहा है बस ये बताना है, सेकंड स्टेप है। Which type of reaction is going on here? तो बता सकता है सोच के? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रही है, बिल्कुल, चूंकि Br2 से नहीं होगा, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो NaBr से होगा, या एक्वस NaOH, एक्वस NaBr, एक्वस KBr इससे होगा। तो ये Br2 है तो मतलब सनलाइट भी कहीं ना कहीं होगी, और जो सनलाइट की वजह से ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन हटेगा, एक ब्रोमीन डलेगा, और यही हुआ है, एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, एक ब्रोमीन डला हुआ है। तो ये असल में नॉर्मल जो अल्केन्स की होती है ना, हेलोजिनेशन जो होती है उसकी, क्लोरिनेशन, तो वो फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म से होती है, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सी ऑप्शन, बस इस स्टेज में बोला था क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Cl है ना, एक H हटा है, उसकी जगह पे Br आ गया है, और साथ में HBr बन के अलग से भी बाय प्रोडक्ट निकल गया होगा। ये हमने पढ़ा है, मीथेन की क्लोरिनेशन वगैरह की होगी ना, वो तो बड़े बेसिक है, CH3 Cl CH2 Cl2, वाम तो वही हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है। अब सर इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें, तो ये तो यार बच्चों की बात है, इतना बड़ा फॉर्मूला देख के डर जाओगे, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, 15 MCQs है। वाई डज द रिएक्शन दिस, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है शायद, टेक प्लेस मोर रैपिडली इन एक्वस सोल्यूशन देन X इन इज I देन व्हेन X इज Br। तो कह रहे हैं कि ये रिएक्शन ज़्यादा रैपिडली होता है एक्वस मीडियम में जब X जो है ना वो आयोडीन होता है, जबकि X जब ब्रोमीन हो तो उतना रैपिडली नहीं होता। ये वही वाली बात आ गई, सही बात है। मतलब अगर इस X की जगह पर आयोडीन आ जाएगा तो रिएक्शन
देन व्हेन तो एक्वस मोर रैपिडली इन एक्वस सॉल्यूशन व्हेन x इज I, देन व्हेन x इज Br। I हो जाएगा तो फास्ट रिएक्शन होगा, और जब Br आ जाएगा क्या बचे, स्लो हो जाएगा। क्या रीजन है? C2H5I फास्टर रिएक्शन क्यों करते हैं C2H5Br से? 4 ऑप्शन है। सोचें इसको। C क्या है? द CBr बॉन्ड इज मोर पोलर देन CI बॉन्ड। अच्छा, तो D क्यों नहीं हो सकता? I इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Br माइनस, ये तो नहीं है ऐसा, ये हमने अभी पढ़ लिया है थोड़ी देर में, वहां पर कोई मसला है जिसकी वजह से ऐसा इशू है। I इज लेस हाइड्रेटेड इन सॉल्यूशन देन Br, I ऐसा भी नहीं होता। CBr बॉन्ड इज मोर पोलर देन CI बॉन्ड, ज़्यादा नहीं, CBr बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा कि CI बॉन्ड CF? एक मिनट, हाँ तो Br की ज़्यादा है, Br की कम है, और Br की, अच्छा Br की ज़्यादा है, I की कम है, तो सिंपल सी बात है कि CBr बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। बनिस्बत CI बॉन्ड के, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का मसला है, CBr की डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और CI की कम होगी, तो द CBr बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CI बॉन्ड, तो ये भी तो सही है। तो CBr बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ना CI बॉन्ड से। क्योंकि जो पोलर बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बनिस्बत नॉन पोलर बॉन्ड के। नॉन पोलर वीक होते हैं, ये बेसिक केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। तो C और D इसमें मसला है, बेस्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। करेक्ट तो दोनों ही लग रहे हैं, तो C कर लेते हैं बेस्ट आंसर के तौर पे, पोलैरिटी पर बेस कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर वजह लग रही है बनिस्बत स्ट्रॉन्गर होने के। तो ये BCQ समझ लो उसको आप, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन, उसके लिहाज से हम यहाँ पर C लगा लेते हैं, ठीक है। अगरचे D की बात भी सही है, D में गलत थोड़ी नहीं, चुके जब ऐसा होगा तो ऐसा होना ही होना है, बट सही कह रहे हो कि ये ज़्यादा बेहतर रीज़न है पोलर होना बॉन्ड का बनिस्बत स्ट्रॉन्गर होने। हाँ तो बेस्ट आंसर लिख लेते हैं, A और B तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC have been widely used in aerosol spray। क्या? एक मिनट, व्हाट? पिछला वाला? अच्छा, तो वापस लास्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। अच्छा, जा ही नहीं रही है, सही है, यही तो पीछे करने का मसला है, एक नहीं आ रहा, इतना मुश्किल सवाल है, बोला इसको हटाई दो। अब आगे नहीं आ रहा। तो why does the reaction this take place more rapidly in aqueous solution when X is I than X is Br? मतलब सिंपल है कि C2H5I प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट है ये, अप्रोटिक तो नहीं है। प्रोटिक सॉल्वेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर है। प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर रिवर्स हो जाता है ऑर्डर, न्यूक्लियोफाइल आई नहीं, और हेलोजन का ऑर्डर सेम रहता है। हाँ, लिविंग ग्रुप है, सही। तो C2H5I और C2H5Br, देखो एक ये रिएक्शन है, ठीक है, और एक रिएक्शन इस तरह से है कि अगर आप C2H5I का रिएक्शन Br माइनस से करा दें
ये एक अलग बात है। यहाँ पर हम एज ए न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन को रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है, और जब हम अल्काइल हैलाइड के साथ अगर आयोडीन या ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो उसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है। तो यहाँ पर C2H5I और C2H5Br में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा किसका है? ज़्यादा C2H5Br का है। अब चूंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसके वैसे पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। और C2H5I इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड होगा वीक, बॉन्ड होगा लेस पोलर होने की वजह से आपके पास बॉन्ड वीक होगा, वीक होने की वजह से फास्टर रिएक्शन करेगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है कि CBr का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर है CI के बॉन्ड से, वो ज़्यादा पोलर है जिसकी वजह से रिएक्टिविटी फास्ट नहीं हो रही, जबकि CI का बॉन्ड मतलब CBr का बॉन्ड मोर पोलर है CI से, दैट्स वाई CBr की रिएक्टिविटी डाउन है और CI की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ये चीज़ है। तो ये आप असल में इसको देख रहे हो, तो ये नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैव बीन वाइडली यूज्ड इन एरोसोल स्प्रे, मतलब एरोसोल स्प्रेस के अंदर, रूम फ्रेशनर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल किया जाता है और फोम प्लास्टिक को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बट आर नाउ नोन टू डिस्ट्रॉय ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर। लेकिन आपने पढ़ा होगा बचपन में कि CFC गैसेस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो क्या करती हैं, वो ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। ओजोन लेयर डिप्लेक्ट होगा तो UV रेस डायरेक्ट अंदर आती हैं, स्किन कैंसर उस तरह के डिजीज़ हो जाते हैं। बेसिक बात है एनवायरमेंट के अंदर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। What will not destroy ozone and therefore can be used as replacement of CFC? 4 कंपाउंड में से कौन सा ओजोन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा जिसको आप जो है वो CFC के रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये 4 कंपाउंड दिए हुए, किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हर वो कंपाउंड हर वो अल्केन जिसमें क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो, वो हमारे पास कहलाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ये वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स इसके अंदर है, एक कंपाउंड नहीं है CFC। तो ऐसा कोई कंपाउंड देखो जिसमें ना क्लोरीन हो ना फ्लोरीन हो, बहुत बेसिक सवाल है, क्या आंसर है? जिसमें ना क्लोरीन हो ना फ्लोरीन हो, या जिसमें कोई हैलोजन भी ना हो, कोई भी हैलोजन मतलब ब्रोमीन भी ना हो, ये ब्रोमीन भी हो सकता है, कोई भी हैलोजन हो सकता है, तो वो आपका CFC कहलाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि अल्केन है तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा इसमें। तो CFC गैसेस ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है, इसमें क्लोरीन, इसमें कोई भी हैलोजन अटैच होता है, तो ये सारे CFC हैं। इनको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में CFC कहा जाता है, चूँकि ये ओजोन लेयर को पतला करती हैं, जिसके हमारे एनवायरमेंट ख़राब होता है। समझ में आ गया सबको MCQs? कहानी लंबी सुना रहे, बात आसान सी। इन द अपर एटमॉस्फेयर क्लोरोफ्लोरोअल्केन बाय CFC आर ब्रोकन डाउन टू गिव क्लोरीन रेडिकल्स बट नॉट फ्लोरीन रेडिकल्स। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो अपर एटमॉस्फेयर में UV रेस के टकराने से क्लोरीन रेडिकल्स में तो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन फ्लोरीन रेडिकल्स में ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि फ्लोरीन जो है ना वो कभी भी फ्री रेडिकल जनरेट नहीं करता जैसे क्लोरीन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, UV लाइट के प्रेजेंस में। व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? क्यों ऐसा है? फ्लोरीन का बॉन्ड क्यों नहीं टूटता और इसका बॉन्ड क्यों टूट जाता है? कार्बन का फ्लोरीन से बॉन्ड क्यों टूट जाता है? नहीं टूटता, और क्लोरीन से बॉन्ड क्यों टूट जाता है? तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। होता तो है बट वजह नहीं है, ये वजह ये नहीं है, बेस्ट है, फिर बेस्ट आंसर है। CF बॉन्ड इज लॉन्गर देन CCl बॉन्ड, CF बॉन्ड शॉर्टर होते हैं CCl बॉन्ड से, ये तो गलती है। CF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CCl बॉन्ड, परफेक्ट बात है। एंड द क्लोरीन एटम इज लार्जर देन फ्लोरीन एटम, बट ये होता तो है बट ये कोई रूल नहीं है उसके लिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द CF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CCl बॉन्ड, जिसकी वजह से क्लोरीन फ्री रेडिकल्स में नहीं टूटता, सॉरी टूट जाता, फ्लोरीन फ्री रेडिकल्स में नहीं टूटता। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? मतलब ए और डी करेक्ट बात तो है, लेकिन रिलेटेड टू द क्वेश्चन नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं BCQ, MD कैट में आता है ये बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। 2 आंसर 3 आंसर सही लग रहा होता है तो बेस्ट आंसर देना पड़ता है। अगर आप अकल है तो आपको पता है यही बेस्ट होगा, ये बेस्ट नहीं है, अगर से बात सही है। क्लियर है? यही चीज़ मुश्किल बनाते हैं एप्टीट्यूड को, क्योंकि इंटर में MCQs आते हैं, 3 में से एक ही सही आंसर होगा, बाकी टोटली गलत होगा। कौमी तराना, जैसे उर्दू में आ गया कौमी तराना पाकिस्तान की किसने लिखा? 4 ऑप्शन होंगे, एक होगा हफीज़ जालंधरी, एक होगा माइकल जैक्सन, एक होगा टेलर स्विफ्ट और एक होगा आतिफ असलम। ये होता है इंटर में भाई, इतना होता है इसी टाइप का।
मतलब आपको परफेक्ट पता होता है ये तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात? तो लेकिन एम कैट में ऐसी बोगस सवाल नहीं देते आपको कि आप पहले से देख के बता दो यही होगा। भाई सोचना पड़ता है। सही है। क्योंकि अगर आसान सवाल है ना, तो कराची में, सिर्फ कराची में कम से कम, देखो कराची में केमिस्ट्री के अंदर सारे 40% एमसीक्यूज में से 40% इस बार भी कम से कम 5000 बच्चे ऐसे होंगे, 5000 बच्चे जो पूरे एमसीक्यू सही करेंगे केमिस्ट्री में। 100% मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा होगा। 5000 बच्चे होंगे। जैसे बच्चे तो बहुत हैं, 50-60 हज़ार होंगे, 70-80 हज़ार, 5000 लेकिन सारे सही करेंगे। लेकिन आप एमडी कैट के अंदर एक बच्चा भी ऐसा नहीं दिखा सकते पूरे कराची में जो पूरे पाकिस्तान में सारे एमसीक्यू सही कर ले केमिस्ट्री के। कराची में 5000 मिल रहे इंटर के एमसीक्यू सही करने वाले, पूरे पाकिस्तान में एक नहीं मिल रहा। इसकी वजह से क्योंकि बच्चा गड़बड़ाई करेगा, वो लगाएगा एमेटिक, वो लगाएगा डीमेटिक 100%। क्योंकि आप पहले ही देखोगे ना फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लगा के चले आओगे। बात तो सही है, मतलब बात तो ये करेक्ट है, लेकिन अब टू द पॉइंट नहीं है। बात समझ आ रही है क्या बता रहा हूँ? इसी वजह से फुल मार्क्स नहीं आते एप्टीट्यूड में। दैट्स द रीजन। बीसीक्यूज की वजह से, बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस की वजह से। क्लियर है? ऐसा नहीं आएगा कि डैश इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड, RX, ROH, RH, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे तुमसे, क्योंकि आपको पता है कि आप क्लास में बेटा हर बच्चा बता देगा। लेकिन कोई ऐसा सवाल आता ही नहीं है जिसमें आपको सोचना ना पड़े। आप पास पेपर उठाओगे आपको दिखेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। अभी पे ये क्या है, 1,2 डाइब्रोमो 3 क्लोरोप्रोपेन DBCP, उसको शॉर्ट फॉर्म बता दिया, डाइब्रोमो क्लोरोप्रोपेन DBCP शॉर्ट में लिख दिया। कह रहे 1,2 डाइब्रोमो 3 क्लोरोप्रोपेन, मतलब ये हो गया, यही हुआ ना भाई, 1,2 डाइब्रोमो ना, यही है। हैज बीन यूज इन द कंट्रोल ऑफ अर्थवर्म इन एग्रीकल्चरल लैंड। अर्थवर्म तो आपको पता ही होगा, उर्दू में क्या बोलते हैं अर्थवर्म को? उर्दू में क्या कहते हैं अर्थवर्म को? कीड़ा है ना ये। किसी को पता है उर्दू में क्या कहता है अर्थवर्म को? जमीन से निकलता है, मिट्टी से, उसको कहते हैं केचवा। केचवा कहलाता है ये। एक होता है कछवा, कछवा टोटवाइस है, टर्टल है, और ये केचवा होता है अर्थवर्म। कभी देखा नहीं, कभी गमले वगैरह में नहीं घूम रहा होता है कभी अर्थवर्म। चलो छोड़ो। तो डेड स्पॉट में आदत है कहानी सुनाते हैं, कहानी सुना रहे हैं। कह रहे हैं DBCP है, ये अर्थवर्म को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो हर कंपाउंड का काम भी बता रहे हैं, हम लोग पढ़ते नहीं है, अब तो नाम लिख दिए बस। ये बता रहे इसका काम भी, ये ज़्यादा बेहतर होता है कि कम से कम पता तो लगे इसका काम भी है। बिला वजह में पढ़े जा रहे हैं, सिंध बोर्ड तो ऐसे पढ़ाते हैं, बिला वजह में पढ़े जा रहे हैं बस। ये कंपाउंड है, काम क्या आ रहा है ये तो बताओ। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है, स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, इसको अर्थवर्म कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, केचवे को रोकने के लिए। क्योंकि अर्थवर्म क्या करता है, वो जड़ों को वीक करता है पौधों की। Which of the following would be the best synthesis of this compound? बताओ ये कंपाउंड इनमें से किस तरह से बन सकता है? सोचो, जल्दीबाजी कोई नहीं है। ABCD बेस्ट तरीका क्या है इसको बनाने का? बस मतलब एक ही तरीका होगा बनाने का। किस तरह से इन चारों में से बन सकता है ये वाला कंपाउंड बनाना, ऊपर जो बना है DBCP? सोचें आराम से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। ABCD कौन कह रहा है? क्या कह रहा है? और कोई कह रहा है कुछ? D भी कह रहा हो, C और D, और कोई? बस C नहीं, C काट दो, D। और कोई? चेक कर लेते हैं आप, मुझे नहीं पता क्या है, मैं देखूंगा तो पता लगेगा। Br2 ले लिया, पाई बॉन्ड टूटा, एक Br यहाँ एक बार यहाँ, ऐसे ही होता है ना भाई, विसनल बनता है। तो सही है, 1,2 डाइब्रोमो और 3 क्लोरोप्रोपेन। मसला किसी और चॉइस में तो बताएं कि आपको लगता है सर ये भी तो हो सकता था, ऐसा कुछ है? नहीं हो सकता था ना कोई? परफेक्ट है, तो वो D करेक्ट है। क्लोरोफ्लोरोअल्केन कॉमनली नोन एज CFC,
अंडरगो, CFC के सवाल उठा रहे बार बार इसमें लाइन से। CFC अंडरगो होमोलाइटिक फिजन बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा कह रहे हैं कि CFC होमोलाइटिक फिजन करते हैं। होमोलाइटिक फिजन से मुराद ये है कि बॉन्ड टूटता है और क्लोरीन के फ्री रेडिकल जनरेट होता है। फ्लोरीन नहीं होता ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का होता है। ये मैं पढ़ लिया अभी तक। बाय यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से ऐसा होता है। यूवी रेस इसलिए तो अब्जॉर्ब कर लेती हैं क्योंकि वो खुद यूवी रेस को अब्जॉर्ब इसलिए करते हैं कि यूटिलाइज कर लेते हैं फ्री रेडिकल के जनरेशन में। इसकी वजह से क्या होता है कि वो यूवी रेज आपके ज़मीन में नहीं पहुंच पाती। सही है। इन द स्ट्रेटोस्फेयर, अब स्ट्रेटोस्फेयर क्या चीज़ है? ये असल में ओजोन लेयर जिस पोर्शन पर मौजूद है वो स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है। ज़मीन के अलग अलग लेयर हैं, सबसे बीच में कोर है। कोर से ऊपर जाएंगे तो मेंटल आएगा। मेंटल होता है ना, मेंटल मतलब जिसमें मोल्टन आयरन है। और ऊपर जाएंगे लिथोस्फेयर आ जाएगा। लिथोस्फेयर बताया था, जिसमें पत्थर वगैरह हैं। फिर उस तरह से फिर आप और ऊपर जाएंगे तो क्रस्ट आपका आ जाएगा। क्रस्ट के बाद क्रस्ट से और ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर है पूरा। ये एटमॉस्फेयर है। ये क्रस्ट है जहाँ में खड़ा है वो, और जब मेरा हाथ है वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर से और ऊपर अगर आप जाते हैं तो वो आता है फिर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर वो पोजीशन है जहाँ पर ओजोन लेयर होता है। ये 14,000 फीट ऊपर है, मतलब जहाज़ वगैरह भी इतनी ऊंचाई पे नहीं उड़ते। स्ट्रेटोस्फेयर तो ये स्ट्रेटोस्फेयर से भी ऊपर है, मतलब और भी ये जगह जहाँ पे सैटेलाइट मूव कर रहे थे वो भी हमारे पार्ट, एक नाम उसका हम देते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम सबको हम दे रहे होते हैं। एक्सोस्फेयर कहते हैं उसको, बहुत सारे नाम, तो वो तो हम CSS वगैरह के लिए पढ़ते हैं। तो यूवी रेडिएशन स्ट्रेटोस्फेयर पे जब पड़ती है, किस पर? ओजोन लेयर पे, तो क्या होता है कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होती है और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाता है। विच रेडिकल कुड रिजल्ट फ्रॉम द इरेडिएशन ऑफ दिस। ये कंपाउंड अगर इसकी इरेडिएशन करेंगे, इसमें यूवी रेस पड़ेगी, तो कौन सा फ्री रेडिकल जनरेट होगा? तो कौन सा एटम, एक एटम निकलेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा ना। तो बताओ 4 ऑप्शन है, कौन सा फ्री रेडिकल जनरेट होगा इसमें अगर यूवी रेस मार दे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया कि फ्लोरीन इरेडिएशन का शिकार नहीं होगा, क्लोरीन ब्रोमीन हो जाएंगे। अब बताओ, फ्लोरीन को निकालो नहीं, सारा क्लोरीन निकाल दो, कौन सा ऑप्शन है? ABCD। फ्लोरीन का नहीं जनरेट करना चार्ज, सिर्फ क्लोरीन का करना। क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होने से मुराद ये हो गया कि, एक मिनट देखो, CHFCl, देखो ये फ्लोरीन है 3 और ये 2 क्लोरीन है। ये 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल में जनरेट होगा, फ्लोरीन और इसका कुछ नहीं होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, Cl, CHFCl, उसके बाद कार्बन, फिर फ्लोरीन, फिर F2। तो यहाँ से F निकाल दिया गया, ये गलत है, F निकलेगा ही नहीं कभी ज़िंदगी में। दूसरा CHF, फिर F निकाल दिया, कभी बनेगा ही नहीं ज़िंदगी में ये। CHF नहीं निकाला, Cl निकाला, CF2, फिर एक Cl निकाला। अच्छा दूसरा भी Cl, आई थिंक एक Cl निकाला, एक नहीं निकाला है, तो मतलब बेस्ट आंसर में हमारे पास ये हो गया। ये क्यों नहीं होगा? दूसरा आखिरी वाला देख लेते हैं कि CHF, इसमें H निकाल दिया, H नहीं निकालते कभी भी फ्री रेडिकल में। तो फ्री रेडिकल जब जनरेट होता है तो एक एक करके निकालता, तो शायद उसमें एक पहले Cl ये वाला निकाला गया, ये वाला Cl छोड़ दिया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि चेन मैकेनिज्म पे चलता है ना, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके निकलता है। ये सेकंड स्टेप पे क्या होगा, दूसरा भी निकल जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप की बात करिए, मान लो जैसे नहीं होता CH4 का Cl2 से रिएक्शन करते हैं, बच्चा बोलता है सर हम CH3Cl बनाए कि CCl4 बनाए, तो होता है ना। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं CH3Cl बना दो, और कुछ बोलते हैं सर आखिरी स्टेप CCl4 बना दो। होता है ऐसा मसला, हर बच्चे को आता है ये मसला, यही वाला मसला यहाँ पर है। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो उसमें दोनों Cl निकल जाएगा, और एक ही स्टेप की बात करेंगे तो एक Cl निकलेगा। बस समझ में आ गई, चेन रिएक्शन होते चुकी है, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म होगा ना, बस समझ में आ गई। यूवी रेस है, क्लियर है, मुश्किल सवाल तो नहीं है, जो पढ़ा है उसी का कॉन्सेप्ट है, बट घुमा कर पूछ रहे। सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 MCQs। When a halogen compound S was boiled under reflux for some time with ethanolic silver nitrate, little or no precipitate was seen. Which of the following formula could represent S? कह रहे हैं हेलोजन कंपाउंड है S, कोई भी है, जनरल नाम है, इसको बॉयल किया जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, लेकिन जब बॉयल किया गया, जब सिल्वर नाइट्रेट डाला गया तो प्रेसिपिटेट नहीं दिखा कोई भी। इसका मतलब जिस कंपाउंड में ये सिल्वर नाइट्रेट डाला गया वो कंपाउंड कौन सा है? मतलब देखो सिल्वर नाइट्रेट जो है ना, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, आप सब जानते हैं, किसी भी अल्कोहल से, किसी भी ये हेलोजन से रिएक्शन करता है तो क्या करता है, AgX बना लेता है
और AgX के प्रेसिपिटेट होते हैं। अगर AgCl होगा तो वाइट PPT बनेगी, AgBr में डर्टी वाइट बनती है और AgI में येलो प्रेसिपिटेट बनता है। पता है सबको? हेलोजन टेस्ट इसी को कहते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आयन टेस्ट, 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो लेकिन कह रहे हैं एक ऐसा कंपाउंड था जिसमें Cl भी था, उसमें हमने जब ये डाला सिल्वर नाइट्रेट, कोई वाइट PPT नहीं आया। कौन से कंपाउंड हो सकता है? मतलब उसमें Cl ने रिएक्शन ही नहीं किया AgNO3 के साथ। किस कंपाउंड का Cl सबसे स्ट्रांग होता है? बताया था थोड़ी देर पहले, आधे घंटा पहले। डी, यस, परफेक्ट आंसर। चूंकि यहाँ पर जो Cl है ये बेंजीन के साथ अटैच्ड है, और बेंजीन के साथ अटैच होने की वजह से इसके अंदर रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से स्ट्रांग है, तो कभी भी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं देगा। अब आप बोलोगे सर ये बेंजीन से अटैच नहीं, ये CH2 से अटैच है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कर लेगा, ये कर लेगा। इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में फर्क है। ये आपका कौन सा, क्या नाम होगा इसका? ये तो Cl है, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम कोई बता दे मुझे, कॉमन नेम, कोई भी जीनियस बच्चे इसका नाम बता दे, कॉमन नेम। यस, मलाइका नूर, वेल डन। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो याद नहीं है, हाजिर जवाब होना पड़ता है। यही तो है वो, यू सीधा लगा होता है उसमें। मतलब CH3 की जब हम, मतलब टॉलुइन की जब हम हेलोजिनेशन करते, देखो पढ़ा के गला बैठ चुका है मेरा, ठीक है, इतना पढ़ाता हूँ मैं। तो भाई अब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ? मेरी गलती नहीं है। इससे मुश्किल MCQs नहीं आ सकते, और क्या मुश्किल देंगे आपको? आप बोलते हैं ना सर आसान आसान, मैं आसान कराने का शौक भी रखता भी नहीं हूँ आपको इतना। वो अलग बात है कि आपको चीज़ें आसान लग रही होती हैं, ये मेरी जीत होती है कि आप मुश्किल MCQs भी कर पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। वरना मेरा क्या मसला है, मैं आसान MCQs करा तो दूंगा, लेकिन खुदा ना खास्ता वो आसान MCQs नहीं आते पेपर में, मुझे ही बात है, वो लोगों ने सर ने तो ऐसा ऐसा कराया था, आ कैसा कैसा किया। यही होता है हर के साथ। एप्टीट्यूड में नॉर्मली ज़्यादातर यही किया जाता है, ईजी टॉपिक्स करा दिए जाते हैं, और फिर वो तो नॉर्मली इंटर के बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, तो एप्टीट्यूड में क्या नहीं है। मैं कभी इंटर की क्लास में आपको ऐसे MCQs कराऊंगा ही नहीं, आप कभी भी कोशिश कर लें, क्योंकि वहाँ उसकी नीड ही नहीं। तो जो बच्चे सिंध बोर्ड दोबारा से पढ़ लेता है ना इसके अंदर, तो उनको फिर बेनिफिट नहीं होता इतना। विच पेयर ऑफ MCQs 21, विच पेयर ऑफ क्लोरीन कंपाउंड्स आर बोथ अनएफेक्टेड बाय बॉइलिंग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड? एक्वस NaOH से कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड रिएक्शन नहीं करेगा? वो 2 कंपाउंड बताए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, जिसमें Cl का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा कि वो जाएगा ही नहीं। एक तो पता लगी जाएगा, दूसरा देखो, या तो ये होगा या तो ये होगा। डी क्यों होगा? ये तो 100% करेगा, ये तो मिथाइल क्लोराइड है भाई, यही तो बनाएगा मिथानॉल, ये तो करेगा 100% एक्वस NaOH से। ये क्यों नहीं करेगा? चूंकि यहां पर दिस कार्बन इज व्हाट, CCl4 के अंदर वाला कार्बन नॉन पोलर होता है, बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है तो बताया था ना पेंडिंग में, याद है किसी को? तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर, तो नॉन पोलर है तो कार्बोनियम आयन जनरेट ही नहीं होगा। जब कार्बोनियम आयन जनरेट ही नहीं होगा तो सूरत में अटैक भी नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल का। CCl4 नहीं कर सकता, बाकी करेगा, CH3Cl भी करेगा, CH2Cl2 भी करेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म भी करेगा। ये नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें नॉन पोलर है, और ये बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जिसको आता है अच्छे से उसको पता है ये नॉन पोलर क्यों है। फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 यहाँ नहीं पढ़ा एप्टीट्यूड में, बट इंटर जिसने मुझसे पढ़ा उसको पता है, ठीक है। लोन पेयर नहीं है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, याद है ये सब। तो इसकी वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे किससे? एक्वस NaOH से। ना ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, ना ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। इसका तो आपने बता दिया कि Cl का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, किसके साथ? बेंजीन के साथ। रेजोनेंस की वजह से रिएक्शन नहीं करते। क्लियर है? बहुत एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आज मैं आपको, बहुत एडवांस, तो बहुत ध्यान में रखना है चीज़ों को। चूँकि छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी हुई है बहुत अच्छी खासी ना, तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं लगेगा। आगे आओ, 21 के बाद 22 आ जाओ। Which of the following reactions is inorganic reagent acting as a nucleophile? बस सिंपल सवाल है, किस कंपाउंड में एक न्यूक्लियोफाइल मौजूद है? इनऑर्गेनिक रिएजेंट का तो न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल किया है। इनऑर्गेनिक तो दो ही चीज़ें आपको, मतलब जो भी दिख रही है आपको सारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो कोई नहीं है ना इनमें से। रिएजेंट तो ये है ना भाई, ये रिएजेंट है। इसमें से कौन सा इनऑर्गेनिक रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस्तेमाल होगा? डी होगा। OH माइनस निकलेगा ना न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल बना लेगा। क्लियर है? इजी MCQs था। बाकी HNO3 तो पढ़ा ही नहीं है,
Br2 आपके पास फ्री रेडिकल जनरेट करता है। ये न्यूक्लियोफाइल बनाएगा नहीं। HCl, यहाँ पर HCl से रिएक्शन H+Cl-, क्या रिप्लेस नहीं कर सकता यहाँ पर, बिल्कुल NH2 को Cl- रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए ये फिजिबल रिएक्शन है। चूँकि NH2 ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cl से, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर गुड। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। हाँ बच्चों, MCQ नंबर 23, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन इज वाइडली, ये कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा है, इज वाइडली यूज्ड इन एरोसोल प्रोपेलेंट्स, मोटिन स्प्रे होता ना, किंग टॉक्स फिनिश, मच्छर भगाने के लिए। तो एरोसोल प्रोपेलेंट्स इसका अच्छा नाम है, हम लोग बोलते हैं फुसफुस, स्प्रे बोल देते हैं, तो रियल नाम इतना मुश्किल है इसका, एरोसोल प्रोपेलेंट, तो काफ़ी है कि इसका थोड़ा मुश्किल सा नाम है। तो एरोसोल प्रोपेलेंट, एरोसोल मतलब तो वो होता है जिसमें गैस मौजूद हो, वो एरोसोल है, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बने। बॉडी स्प्रे वगैरह से एरोसोल होते हैं, हेयर स्प्रे होता है वो भी एरोसोल होता है, इस तरह मच्छर का स्प्रे ये भी एरोसोल है, तो इसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। और प्रोपेलेंट क्या होता है, दूर करने वाला, मतलब प्रोपेल करने वाला, दूर करने वाला। तो एरोसोल प्रोपेलेंट्स हमारा जो क्या करते हैं, कीड़ा मकोड़ों को दूर करते हैं। तो ये है, ऐसा तो और भी चीज़ें इंसेक्टिसाइड में हमने पढ़ा, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, DDT, ये सब तो पढ़ा हुआ है ना। कह रहे डाइक्लोरो, ये कहानी सुना रहे, तुम भी कहानी सुन लो जितना बता रहे, सवाल नीचे करेंगे अगले पैराग्राफ में। मतलब पहले तो बच्चों को कॉन्फिडेंस में ले रहे, ये कहानी है, बाद में सवाल डालेंगे। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन Cl2CF2, यही होगा ना, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, इथेन, इज वाइडली यूज्ड इन एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड एज अ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, फ्रिज के अंदर गैस, मतलब रेफ्रिजरेंट गैस के तौर पे ठंडा करने के लिए। विच स्टेटमेंट हेल्प्स टू एक्सप्लेन वाई डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन इज केमिकली इनर्ट, ऐसी क्या वजह है कि ये डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन केमिकली इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करता इतनी फास्टर, वजह क्या, रिएक्शन नहीं करता ये बहुत जल्दी किसी चीज़ से, पढ़ा हुआ है ये तो। बेस्ट चॉइस क्वेश्चन होगा फिर से। यस, व्हाट यू सेइंग, यू आर सेइंग ए, द कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज लार्ज, होगा तो अब ये पता नहीं क्या, दूसरा भी सही लगे। द कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड हैज अ लो पोलैरिटी, पोलैरिटी तो हाई होगी ना, हाई लाइट ज़्यादा पोलर, गलत है। फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सही बात है। फ्लोरीन कंपाउंड्स आर नॉन फ्लेमेबल, नहीं, या तो ए या तो सी। तो मैंने बताया था उसके अंदर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे, आप पोलैरिटी कॉन्सेप्ट रखेंगे, बॉन्ड एनर्जी। तो द कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज लार्ज, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, वरना सी भी सही बात कर रहा है लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बाकी बात तो गलत हो रही है, फ्लोरीन कंबस्टेबल होता है। तो जितने भी एरोसोल स्प्रे है ना, आप कहीं माचिस सामने करना नहीं कभी, वो माचिस सामने रखे कभी इसको स्प्रे करो, आग निकलती है उसके अंदर से। टिकटॉकर लोग बहुत ही फंकारी करते हैं ऐसे उनको बस व्यूज़ चाहिए होता है, कुछ भी करना पड़ जाए, रेल के पटरी में लेट जाएंगे जाके, व्यूज़ चाहिए बस। तो मसला है कि हमारा मुआशरा सपोर्ट भी करता है ना टिकटॉकर्स को, मसला तो ये है। कुछ लोग हैं जो कि मना करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इसको सपोर्ट करती है। अभी लास्ट टाइम PMLN ने इस तरह से किया था कि कुछ पूरा टिकटॉकर्स का एक वफद बुलाया था, पाकिस्तान के बड़े बड़े टिकटॉकर, और उनसे कहा था कि भाई आप हमारे लिए काम करें, आप हमारे लिए वीडियोस बनाएं PMLN के लिए। मतलब उन लोगों को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है, सही कर रहे हैं ना, जो पता लोग देखते ही उनको। किसी इंटेलेक्चुअल को बुला लेंगे तो देखेगा कोई उसको नहीं। हाँ बिल्कुल, सिंपल सी बात है, अगर किसी PhD डबल PhD को बुला लेंगे तो सुनेगा कोई नहीं उसकी। मतलब कौन यूट्यूब पे बड़े एनालिस्ट बैठे हैं, कितने व्यूज़ आते हैं, कुछ नहीं। लेकिन ये टिकटॉक में देखो बिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाएंगे, होता है। तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और उल्टा उनको अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं। होना तो ये चाहिए कि जो गलत है उसको गलत की तरफ कहना चाहिए। जब गवर्नमेंट सपोर्ट करी उनको तो लोग बन भी रहे, गलत क्या करें बन के। कुछ लोग मुझसे बहस करते हैं, मैं कहता हाँ भाई लाइफ है उनकी, सच्ची बात है, ये नहीं कहो कि सही क्या गलत क्या, इस पर बहस नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनकी लाइफ है, वो कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी खासी कर रहे हैं पेड प्रमोशंस वगैरह के थ्रू। हम और आप और इंजीनियर डॉक्टर क्या करें जो वो कर रहे हैं, सही बात है ना। ये भी आप देखो, सोने के चेन पहन के घूम रहे हैं भाई, मोटे मोटे टिकटॉकर वगैरह। एक इंजीनियर ज़िंदगी पर मेहनत कर ले नहीं पहन सकता।
इतनी मोटी सोने की चेन 50 तोले की, वो पहन के घूम रहे हैं। कैसा है? पैसा है, टिकटॉक से। जो लोग आवाम हमारे यहाँ ना पढ़े लिखे कम है भाई। अगर एक बंदे ने को पढ़े लिखी पोस्ट डाल दी ना, केमिस्ट्री की एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके डाल दिया मैंने, मान लो कितने व्यूज और कमेंट आएंगे उसके अंदर। फेसबुक में डाल लेता हूँ, किसी पेज में डाल लेता हूँ, मुश्किल से 1 आध लाइक आएगा, मुश्किल से 1 आध कमेंट आ गया तो आ गया। ऐसे ही होगा। यही कोई बंदा इससे फालतू काम टिकटॉक पे डाल दे, अपलोड कर दे, जिसमें वो पेप्सी की बोतल को तोड़ के अपने सर में डाल लो। रिस्क की बेहुरमती अलग, गुनाह अलग, और मिलियंस ऑफ व्यूज और मिलियंस ऑफ कमेंट। पक्की बात है। फेसबुक में भी देखो इस तरह के पोस्टों में कितने होते हैं। किसी ने पोस्ट लगा दी भाई, किसी सेलिब्रिटी की पोस्टिंग आ गई, कोई सेलिब्रिटी ने अपनी पोस्ट लगा दी, तो उसके अंदर आप कमेंट चेक किया करो, 10,000। वो गांव देहात में कोई बंदा बैठा हुआ होगा डीपी के अंदर, पीछे कोई उसका गांव देहात का खेत वेत होगा, मोड़े बड़े मूछे गुज्जर नाम में लिखा होगा कुछ ऐसा, और वो कमेंट करे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, वेल डन, ऑसम, माशाअल्लाह। 1 2 नहीं, लाखों में। गलत कह रहा हूँ मैं? कभी आप देखो ऐसा, मतलब पाकिस्तान की मेजोरिटी ऐसी ही है। तभी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट वगैरह हमेशा उनको सपोर्ट कर देती है। पढ़े लिखे गिनती के क्या सपोर्ट करेंगे उनको? बात समझ में आ रही है? तो ये टिकटॉक को गलत क्या कह सकते हैं हम? गलत है, जो भी है सही गलत के पैमाना उठाएंगे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू उठाएंगे तो सही है, गलत है। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे तो वो तो कामयाब लोग हैं, वो अपना घर ज़्यादा अच्छा चला पा रहे हैं बनिस्बत बाकी लोगों के। सही बात है। बट मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप उसमें से कोई करें ये, क्योंकि मेन चीज़ पैसा नहीं है। मेन चीज़ फिर वही चीज़ है, इंसान की ज़िंदगी मेन चीज़ है। पैसा दौलत सब चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है इंसान गुड डीड्स के साथ, अच्छे अमाल के साथ आगे बढ़े, अच्छे काम करे, अच्छे कर्म करे, ये ज़रूरी है। और ये टिकटॉक पे मशहूर हो जाना, ये वो हो जाना, इससे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें इसमें गलत हैं। तो जो गलत है अब मैं उसको गलत बोल सकता हूँ, बट कामयाब भी है पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट के लिहाज से। बस समझ आ रही है क्या बता रहा हूँ? तो डायरेक्ट हम फतवा नहीं दे सकते हैं कि टिकटॉक ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं करते टिकटॉक वाले, नहीं भाई, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये बोलते हैं ना, टीचर बोलते खड़े हो यार टिकटॉकर कुछ नहीं करते हैं, सब करते हैं, वही कर, बहुत कुछ कर रहे हैं टिकटॉकर। आप देखें तो सही क्या कुछ कर रहे हैं। वो एक्टर बन रहे हैं, एक्ट्रेस बन रहे हैं। भाई वो पार्टी हो रही है, क्या था उसके 5 सेकंड की वीडियो थी ना, आज सिर्फ आहन में उसको लीड रोल मिला हुआ है। कितने पैसे मिले होंगे? काम क्या था उसका? कुछ नहीं, टिकटॉक पे वीडियो डाली थी। लेकिन मशहूरियत देखो कि बंदा नोबेल प्राइज़ भी ले, इतना मशहूर नहीं होता पाकिस्तान में। तो रियलिटी है पाकिस्तान में, उसी की वैल्यू है और किसी की नहीं है। चलो रिकॉर्डिंग चल रही है, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा इस पर मैं। अच्छा, ये तो हो गया ना इसका, ठीक है। तो इसका कार्बन फ्लोराइन बॉन्ड एनर्जी इस लार्जी होगी। तो आगे बढ़ते। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कुड बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग ब्रोमो इथेन विथ पोटेशियम साइनाइड एंड देन रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट। बड़ा आसान सवाल है। कह रहे बताए कौन सा कंपाउंड बनेगा अगर हम ब्रोमो इथेन C2H5 Br इसके रिएक्शन करा दें पोटेशियम साइनाइड से। एक्वा सी ले लेते हैं, KCN, ठीक है, मतलब कुछ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इथाइल साइनाइड बन जाएगा, और प्लस KBr बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड। ये साइनाइड बना, या इथाइल नाइट्राइल, मतलब प्रोपाइल नाइट्राइल कह सकते हैं उसको, प्रोपेन नाइट्राइल, ये इथाइल साइनाइड एक ही बात है। इसकी रिडक्शन कर दें, अब अमाइन बनेगा, क्या होगा? C2H5, ये कार्बन लगेगा, उसके साथ NH2 आ जाएगा। कौन सा बन रहा है कंपाउंड? ABCD, 3 कार्बन आएंगे, टोटल 2 कार्बन नहीं आएंगे। D है, ठीक है। तो ये 1 कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ना, वो नाइट्राइल वाला कार्बन। ये पीछे भी एक सवाल आया था इसका ना, रिडक्शन। ये मैंने फेडरल में पढ़ाया आपको कि जब भी साइनाइड्स की रिडक्शन करते हैं तो अमाइंस बनता है। बड़ा बेसिक रिएक्शन। अगर 25 सवाल है, अगर 24 दोबारा रिपीट हो गया। ये आखिरी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे आखिरी में सबसे आसान सवाल दे रहा हूँ। विच ऑफ दिस ऑलवेज अप्लाइज टू अ न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सी बात न्यूक्लियोफाइल के लिए हमेशा ठीक बैठेगी? हमेशा 100% हर उसमें होगा। क्या पक्का? क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल है? क्या इसमें नेगेटिव चार्ज है?
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा सही बैठेगा। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर उसको हम एज अ न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। लोन पेयर होना ज़रूरी है, कभी कभार नेगेटिव चार्ज नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। BF3 होता है ना, वो भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये डी ऑप्शन बच्चे गलत लगाएंगे, निशान अगर लगाएंगे तो ये हमेशा बैठेगा, हमेशा लोन पेयर होगा, जितना भी न्यूक्लियोफाइल आप उठा लो। बस समझ में आ गई? आई थिंक दिस इज द लास्ट MCQs ना, दैट्स इट।